हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टी चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक लाए हैं ऊर्जा या शक्ति संसाधन। ये क्लास 10th का है चैप्टर, ज्योग्राफी का चैप्टर है ऊर्जा या शक्ति संसाधन। इसके बारे में आज हम ये वन शॉट रिवीजन है। ये वीडियो में एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को जो है ये चैप्टर ऊर्जा या शक्ति संसाधन सभी को मानी जितना क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी या भारतीय भवन का या कोई भी प्रकाशन का सभी को मानी कि आसानी से बन जाएगा, ऐसे मानी कि पढ़ाएंगे। तो आई होप कि आप सब अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं ऊर्जा या शक्ति संसाधन। चैप्टर का नाम है ऊर्जा या शक्ति संसाधन। ऊर्जा या शक्ति संसाधन ये जो चैप्टर है, तो चैप्टर से पहले पकड़ते हैं। चैप्टर का नाम है ऊर्जा। तो हम सब पढ़े हैं ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ये फिजिक्स वाला हो गया। हमको जाना है ज्योग्राफी में, मानी भूगोल में। हम तो क्लास 10 का भूगोल है, तो इसमें हम ऊर्जा के बारे में जानते हैं। और बात किया जाए तो ऊर्जा को कई प्रकार से माने कि विभाजन किया गया है। जैसे कि ऊर्जा की बात किया जाए पहले, तो ऊर्जा को माने उपयोग के आधार पर बांटा गया है। ऊर्जा को उपयोग के आधार पर ऊर्जा को विभाजित किया गया है। जिसे हम जानते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय के रूप में ऊर्जा का विभाजन किया गया है। ठीक है, जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय को हम सब कहते हैं गैर परंपरागत और अनवीकरणीय को कहते हैं परंपरागत ऊर्जा। नवीकरणीय माने गैर परंपरागत और अनवीकरणीय को परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा माने कि उपयोग के आधार पर ऊर्जा को बांटते हैं। नवीकरणीय माने गैर परंपरागत और अनवीकरणीय माने परंपरागत। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो वैसा ऊर्जा जिसको माने कि उपयोग 1000 बार उपयोग में लाएंगे तब पर ये खत्म कभी भी नहीं होगा। माने कि जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा होता है माने कि जिसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माने कि यह पुनः पूर्ति योग्य है। अगर बात किया जाए तो यह पुनः पूर्ति योग्य है। लेकिन इसके बारे में बात किया जाए तो यह पुनः पूर्ति योग्य नहीं है। यह पुनः पूर्ति योग्य नहीं है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा को समझ में आ गया होगा। जी, नवीकरणीय ऊर्जा मानी कि वैसी ऊर्जा जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। जैसे कि अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन माने हवा, वायु ऊर्जा, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। अगर ये समाप्त हो जाएगी उससे पहले हम सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा में क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा और क्या होगी, तो सौर ऊर्जा। ठीक है, और क्या होगी, बायोगैस। तो बायोगैस में मानी कि सब क्या हो जाएगी, तो सब हो जाएगी नवीकरणीय ऊर्जा। और बात किया जाए अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, तो अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या आएगा, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय अभिक्रिया जिसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, माने जल विद्युत इत्यादि, जल विद्युत
माने कि ये सब क्या कहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अनवीकरणीय, क्योंकि यहाँ एक बार अगर हम उपयोग कर लेंगे कोयला को, कोयला समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोयला को बनाने में करीब कम से कम मिनिमम तो 1 करोड़ वर्ष लगता है, तो 1 करोड़ वर्ष बाद अगर फिर आएगा, यानी कि संभव नहीं है, ठीक है। और पेट्रोलियम ये सब माने कि बहुत माने अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा, या इसी को कहते हैं परंपरागत ऊर्जा, ठीक है। अगला है ऊर्जा में, नवीकरणीय ऊर्जा में गैर परंपरागत ऊर्जा नवीकरणीय को कहते हैं। यह पुनः पूर्ति योग है, माने इसको बार बार उपयोग कर लेंगे, कभी भी ये समाप्त नहीं होगा, ठीक है। जैसे पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस। अच्छा, बायोगैस का सबसे अच्छा घटक है गोबर गैस, गोबर गैस, ठीक है। बायोगैस का सबसे अच्छा माने कि घटक कौन है, तो गोबर गैस, ठीक है। तो ये है ऊर्जा का माने कि विभाजन किया गया है उपयोग के आधार पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जी कभी भी समाप्त नहीं होगा, सो ये है, और समाप्त हो सकता है ये है, ठीक है। अब हम ये बात जान लेते हैं प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा, प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण, प्राप्ति के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा का भी वर्गीकरण करेंगे तो फिर ये दो भाग में, ये प्राथमिक ऊर्जा, प्राथमिक, और ये द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा को प्राकृतिक ऊर्जा कहते हैं, प्राकृतिक, और द्वितीयक ऊर्जा को मानवकृत कहते हैं, मानवकृत या मानव निर्मित या कृत्रिम, ठीक है। तो हम सब जानते हैं प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा कई प्रकार में बांटा गया है। प्राप्ति के आधार पर किसका वर्गीकरण किया गया है, ऊर्जा का, ऊर्जा का वर्गीकरण किया गया है। तो हम सब जानते हैं ऊर्जा को प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा में बांटते हैं। प्राथमिक ऊर्जा को प्राकृतिक ऊर्जा कहते हैं, द्वितीयक ऊर्जा को मानवकृत ऊर्जा कहते हैं। प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा में क्या हो जाएगा, जो प्राथमिक माने ये पहले से अवेलेबल है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसी में आ जाएगा पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। और मानवकृत में क्या आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, मानवकृत में आ जाएगा विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो ये हो गया प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण, जिसे हम बतलाए प्राथमिक ऊर्जा, प्राथमिक यानी कि प्राकृतिक ऊर्जा, ठीक है। अब प्राकृतिक ऊर्जा को ये बात हम सब जानते हैं, प्राथमिक ऊर्जा या प्राकृतिक ऊर्जा जो पहले से अवेलेबल है पृथ्वी पर, माने कि पेट्रोलियम पहले से इंसान नहीं बनाया है, कोयला पहले से अवेलेबल है, प्राकृतिक गैस पहले से अवेलेबल है। द्वितीयक ऊर्जा यानी कि मानवकृत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत को मानव बनाया है, ठीक है। तो विद्युत को मानव बनाया यानी कि विद्युत ऊर्जा। अब हम सब जानते हैं सजीवता के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण, सजीवता के आधार पर, सजीवता के आधार पर, सजीवता या सजातीय के आधार पर माने कि ऊर्जा का वर्गीकरण करते हैं। तो एक है जैविक ऊर्जा, जैविक, और एक है अजैविक, ठीक है, जैविक ऊर्जा और अजैविक ऊर्जा, ठीक है। जैविक ऊर्जा माने जो पेड़ पौधा जंगल से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, और जीव जंतु से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, जो सजीव से ऊर्जा प्राप्त होता है, सजीव से, सिंपल, जो सजीव से ऊर्जा प्राप्त होता है उसे जैविक ऊर्जा कहते हैं। और जो निर्जीव से ऊर्जा प्राप्त होगा, निर्जीव, यानी कि हम जैविक ऊर्जा को सजीव ऊर्जा भी कह सकते हैं और अजैविक ऊर्जा को निर्जीव ऊर्जा भी कह सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा जीव जंतु, पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा। और निर्जीव में क्या हो जाएगा, सूखा हुआ लकड़ी सब जितना है, या मैंने जितना अजैविक में क्या हो जाएगा, खनिज ऊर्जा में जितना आता है, खनिज संसाधन में, यानी कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले सभी पदार्थ जो खनिज होते हैं वो खनिज ऊर्जा में उदाहरण आ जाएगा अजैविक में, यानी कि लिख देते हैं खनिज ऊर्जा, खनिज ऊर्जा, खनिज ऊर्जा, खनिज ऊर्जा के बाद माने जितना खनिज पदार्थ आता है, आप सबको हम पहला वीडियो पढ़ा चुके हैं, जितना आता है सब में यानी कि क्या है, खनिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है।
जैसे लोहा और लोहा, तांबा, कॉपर, जिंक जितना आएगा सब आ जाएगा किस में, खनिज ऊर्जा। ठीक है, तो हम बतला दिए ऊर्जा को तीन माने एक उपयोग के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय में। तो नवीकरणीय अनवीकरणीय में नवीकरणीय को कहते हैं गैर परंपरागत, और अनवीकरणीय को परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा सीमित नहीं रहती है, ठीक है, ये मानी कि इसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, और अनवीकरणीय ऊर्जा को और नवीकरणीय ऊर्जा को दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। इसका ये है मैंने किया, और इसकी बदला है। उसके बाद प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण बदला है। इसमें प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीय ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा मतलब है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक है, और द्वितीय ऊर्जा में जिसे मानवकृत ऊर्जा कहते हैं, मानव निर्मित या कृत्रिम ऊर्जा, इसमें विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद बदला है सजीवता के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण। सजीवता के आधार पर एक जैविक ऊर्जा और एक जैविक ऊर्जा और अजैविक। जैविक को सजीव ऊर्जा, अजैविक को निर्जीव ऊर्जा कहते हैं। और इसमें बदला है जैविक माने जीव जंतु और अजैविक माने खनिज पदार्थ जितना है सो सब। ठीक है, चलिए, तो ये हम बदला है ऊर्जा के बारे में। ठीक, अब हम मेन मकसद है आज हमको मानी कि पहले अनवीकरणीय को, मानी कि अनवीकरणीय में जितना है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा जो है, जल विद्युत, जितना है सबको हम क्या करते हैं, तो सबको माने पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अब हेडिंग में है कोयला। ठीक है, तो कोयला के बारे में पहले हम सब जान लेते हैं। कोयला के बाद अगर किया जाए तो कोयला के बारे में, चलिए कोयला के बारे में। तो कोयला को भी हम सब जो प्राप्त करते हैं दो प्रकार से प्राप्त करते हैं। जो एक कोयला बहुत पहले बना है, बहुत पहले, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गोंडवाना युग के कोयला। ठीक है, और उसके बाद जो कोयला बना है उसको टर्शियरी युग के कोयला कहते हैं। ठीक है, यानी कोयला को जो हम बनाते हैं, एक है गोंडवाना युग, गोंडवाना युग का कोयला, युगीन। ठीक है, एक है टर्शियरी युगीन। टर्शियरी युग का कोयला। ठीक है, एक गोंडवाना युग का कोयला, एक टर्शियरी युग का कोयला। अब हम सब जानते हैं गोंडवाना युग का कोयला, टर्शियरी युग का कोयला होता क्या है। ठीक है, तो गोंडवाना युग का कोयला माने कि वैसा कोयला जो करोड़ों साल पहले बनाया गया है, जो माने उसी को क्या कहते हैं, गोंडवाना युग का कोयला। और माने कि जो थोड़ा नया कोयला होता है उसको क्या कहेंगे, टर्शियरी युग या तृतीय युगीन कोयला। ठीक है, तृतीय युगीन। ठीक है, तृतीय युगीन कोयला। ठीक है, तो अब हम ये बात जानते हैं जो गोंडवाना युग का कोयला, टर्शियरी युग का कोयला के बारे में। तो बात करें जो गोंडवाना युग का कोयला, तो भारत में जितना कोयला होता है उसका 99.99% जो कोयला होता है ये गोंडवाना युगीन कोयला होता है, और 1% कोयला जो होता है टर्शियरी युग का कोयला होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 99% कोयला गोंडवाना युगीन कोयला है और 1% कोयला टर्शियरी युगीन कोयला है। तो हम ये बात जान लेते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर गोंडवाना युगीन कोयला है। भारत में कहाँ कहाँ पर गोंडवाना युगीन कोयला है और कहाँ कहाँ पर टर्शियरी युगीन कोयला है। तो इधर जो हम सब जानते हैं ये 7 सिस्टर है। ठीक है, जिसका सरदार अरुणाचल प्रदेश। तो ये माने जितना है टर्शियरी युगीन कोयला ये पाया जाएगा इस एरिया के राज्य में, यानी कि यहाँ पर जो 7 राज्य है इस एरिया में, इस 7 राज्य के अंतर्गत क्या पाया जाएगा, टर्शियरी युगीन कोयला। टर्शियरी युगीन कोयला जैसे अरुणाचल प्रदेश, इधर है असम, मणिपुर, माने कि इतना जो 7 राज्य है, 7 राज्य में क्या पाया जाएगा, तो ये टर्शियरी युग के कोयला। टर्शियरी युग के कोयला के बारे में विशेषता बात किया जाए तो यह कम समय में बनता है, यानी कि यह अच्छा कोयला नहीं होता है। कोयला जो जितना समय में बनेगा वो उतना अच्छा होगा, यह कम समय में बनता है यानी कि कम अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि यह कम समय में बनता है। ठीक है, और बात किया जाए तो ये घटिया कोयला होता है। घटिया माने अच्छा कोयला नहीं होता। और इसके बारे में बात किया जाए जो गोंडवाना युगीन कोयला कहाँ पाया जाता है, तो ये बिहार है, बिहार के सटले झारखंड है, झारखंड है, इधर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, और ये
वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो इस एरिया में पाया जाता है गोंडवाना योगिन कोयला। तो कहाँ पाया जाएगा? तो झारखंड। झारखंड हम सब जानते हैं बिहार से झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। झारखंड में और कहाँ पाया जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा ये भी बिहार का हिस्सा था जो 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया है। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसमें से बिहार अलग हुआ है 22 मार्च 1912 को, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से पाया जाता है कोयला, कौन सा कोयला? तो ये कोयला पाया जाता है गोंडवाना योगिन कोयला, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा जी। इस एरिया में जितना कोयला पाया जाएगा, ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस एरिया में, तो यहाँ पर पाया जाएगा कौन? गोंडवाना योगिन कोयला। और यह ज़्यादा समय में होता है। इसकी विशेषता अधिक समय में होता है, यानी कि अच्छा होता है, अच्छा होता है कोयला, ठीक है। जो जानना चाहिए कोयला वो अच्छा कोयला होता है। चलिए ये आपको ही समझ में आया होगा जो कोयला के बारे में। और बात किया जाए ये भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार कहाँ है? तो ये झारखंड में है। लेकिन अभी कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा मानी कि कोयला का भंडार अभी भी झारखंड में है, लेकिन उत्पादन अभी मानी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो झारखंड में स्पेशली बात किया जाए, झारखंड में मैंने कोई जगह है जैसे धनबाद में मैंने कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड के धनबाद में, ठीक है। तो कोयला के बारे में अभी इतना जाने, अभी तो बहुत कोयला के बारे में जाना है। कोयला मुख्य रूप से ये चैप्टर जो है ऊर्जा एवं शक्ति संसाधन, इसमें कोयला के बारे में ही जानना है। चलिए और बात किया जाए कि इस सब में किस प्रकार के कोयला पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस पाया जाता है। और बिटुमिनस कोयला इस सब जगह पर कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस, ठीक है। और इस सब जो है इस सब में कोयला खराब कोयला पाया जाता है, ठीक। चलिए तो आगे हम जानते हैं कोयला के बारे में। तो और कोयला के अप्रूव के बारे में बात किया जाए, कोयला के बारे में, तो कोयला के अप्रूव जैसे कार्बन के अप्रूव। और बात किया जाए कोयला के प्रकार, पहले जान लेते हैं प्रकार। कोयला का प्रकार, तो कोयला 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार के। एक होता है ए बे ले पी, ठीक, क्या है? ए बे ले पी, ए से एंथ्रासाइट, ठीक है। बे से बिटुमिनस, और ले से लिग्नाइट, ठीक है। पी से पीट कोयला, पीट। चलिए तो और बात किया जाए कोयला क्या प्रकार का होता है? कोयला 4 प्रकार का होता है, एवेलेपी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पी लिग्नाइट और पीट। और सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? यह सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा क्यों होता है? क्योंकि कोयला जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जितना ज़्यादा होगा वो कोयला उतना अच्छा होगा। इसमें कार्बन की मात्रा के बारे में बात किया जाए तो इसमें होता है 80% से अधिक कार्बन की मात्रा। और इसमें बात किया जाए तो यह 60% से 80% कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और इसमें बात किया जाए तो 50% से 60%, 50 से 60% कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और पीट कोयला 50% से कम कार्बन की मात्रा पाया जाता है। यानी कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला हुआ एंथ्रासाइट, और सबसे जो घटिया कोयला हुआ ये कौन होगा? पीट। यानी कि यह होगा अच्छा कोयला, सबसे अच्छा, ठीक है। और ये जो हुआ घटिया, यानी कि सबसे खराब कोयला हुआ, ठीक है। और बात किया जाए भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है ये बिटुमिनस, यह भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक लगभग 80% कोयला पाया जाता है भारत में, 80% कोयला बिटुमिनस, ठीक है। और बात किया जाए इस कोयला के बारे में, लिग्नाइट के बारे में, तो इसे कहा जाता है भूरा कोयला, भूरा, ठीक है, भूरा कोयला।
भूरा कोयला कहा जाता है। और पीठ के बारे में बात किया जाए तो पीठ सबसे घटिया किस्म के कोयला है, ठीक है। और हम जान लिए एंथ्रासाइट कोयला के बारे में। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासाइट कोयला। और यह दुनिया में सबसे अधिक अमेरिका के पास है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अधिक किस देश के पास है? अमेरिका। एंथ्रासाइट कोयला दुनिया में सबसे अधिक अमेरिका के पास है। और भारत में सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर में। भारत में बात क्या है एंथ्रासाइट कोयला के बारे में? भारत में सबसे अधिक है जम्मू JNK, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और यह यानी कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भी, जो ये पश्चिम बंगाल है इसके रानीगंज में भी एंथ्रासाइट कुछ कुछ मात्रा में पाया जाता है। एंथ्रासाइट रानीगंज जहाँ पे कोयला का सबसे प्रथम कारखाना यहीं पर स्थापित किया गया था, ठीक है। अब जान लेते हैं कोयला के अप्रूप। कोयला माने कार्बन के अप्रूप, ठीक है। कार्बन के अप्रूप, कार्बन के अप्रूप। तो कार्बन के अप्रूप है एक हीरा जिसे हम कहते हैं दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है। हीरा एक होता है ग्रेफाइट। यह चमकीला और मुलायम होता है। एक होता है फ्लोरीन, जिसे दूसरा C16 भी कहते हैं, ठीक है। फ्लोरीन यह फुटबॉल के आकार का होता है, ठीक है। फुटबॉल के आकार का होता है फ्लोरीन, ठीक है। तो ये कार्बन यानी कि कोयला के अप्रूप है। कोयला के अप्रूप। कोयला के बारे में हम सभी जान लिए जो कोयला कई प्रकार का होता है। 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला, ठीक है। एंथ्रासाइट के बारे में विशेषता बतलाया सबसे अच्छा कोयला होता है। और पीट में बतलाया सबसे खराब कोयला होता है। और बात किया जाए सबसे ज़्यादा मानी कि धुआं किस कोयला से होता है? ये सबसे अधिक धुआं होता है पीट कोयला से, क्योंकि सबसे खराब कोयला है। तो धुआं अधिक होता है कौन कोयला से? तो पीट कोयला से। और क्या बोलता है एंथ्रासाइट कोयला से क्या होता है? तो सबसे कम धुआं होता है, ठीक है। और बात किया जाए कोयला के उपयोग, कोयला का उपयोग, तो कोयला का उपयोग हम करते हैं विद्युत उपकरण में, विद्युत उपकरण, ठीक है। दूसरा कोयला का उपयोग कहाँ करते हैं? कीटनाशक के रूप में, और तीसरा कोयला का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो युद्ध के सामग्री में, ठीक है। तो ये कोयला का ये क्या हो गया? कोयला का ये उपयोग हो गया। कोयला के मान कि कार्बन के अप्रूप यानी कोयला के अप्रूप के बारे में बतलाया। उसके बाद कोयला के प्रकार के बारे में बतलाया। सबसे अच्छा कोयला कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कौन है? ठीक है। तो बिटुमिनस कोयला। और बात किया जाए जो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो झारखंड के झरिया में, ठीक है। चलिए इसको पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। हम पहले इसको इरेज करते हैं। चलिए तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको पहले हम इरेज करते हैं। चलिए तो हम सब जान लिए हैं मैंने कोयला भारत में मैंने कहाँ कहाँ पे पाया क्या बोलता है कोयला कितने प्रकार का होता है। और मैंने 4 प्रकार के उसके बारे में। कोयला जो गोंडवाना युगीन कोयला होता है और टर्शियरी युगीन कोयला। और बात किया जाए भारत में कोयला का व्यापार, भारत के पास इतना कोयला है जो हम दूसरे देश को बेचते हैं, ठीक है। तो कोयला के बारे में, व्यापार के बारे में बात किया जाए भारत में, भारत में व्यापार के बारे में, कोयला के बारे में, ये व्यापार भारत में कहाँ कहाँ किया जाता है। सुनिए तो भारत में अगर बात किया जाए व्यापार, कोयला का व्यापार माने कि भारत में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो भारत में मुख्य रूप से कोलकाता बंदरगाह से ही व्यापार किया जाता है।
भारत में मुख्य रूप से कोलकाता बंदरगाह से ही व्यापार किया जाता है। और व्यापार के बारे में बात किया जाए, कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो यहाँ से सबसे नज़दीक यहाँ पे पड़ेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। तो भारत में कोयला का व्यापार बांग्लादेश में किया जाएगा। और यहाँ से और नज़दीक क्या पड़ेगा, म्यांमार, इधर म्यांमार, तो म्यांमार में भी म्यांमार, ठीक है। और यहाँ से नज़दीक पड़ेगा इधर सिंगापुर, 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 तो सिंगापुर में, ठीक है। और बात किया जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिखाई नहीं दे, ठीक है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। माने कि यहाँ पर बांग्लादेश में पाया जाता है, और इस भारत के पड़ोसी देश इधर म्यांमार है, तो म्यांमार में पाया जाएगा। और भारत से थोड़ा नीचे सिंगापुर है, तो सिंगापुर में, ठीक है। और यहाँ भारत के ये पड़ोसी देश श्रीलंका है, तो श्रीलंका में, श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पर कोयला का व्यापार किया जाएगा। और ऊपर भारत की अगर ऊपरी बात किया जाए तो जापान है, तो जापान में, जापान, यहाँ पर क्या किया जाता है, कोयला का व्यापार किया जाता है, ठीक। और बात किया जाए भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जैसे गोंडवाना युगीन कोयला, हम बतलाएं जो कोयला भारत में, कोयला एक है गोंडवाना युगीन, गोंडवाना युग का कोयला, और एक है गोंडवाना युग का कोयला, और एक है टर्शियरीन युग, टर्शियरीन युग, ठीक है। तो ये जो गोंडवाना युगीन कोयला है, यह कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है, तो इसके लिए हम जानते हैं, पहले है झारखंड, झारखंड, तो झारखंड में झरिया नामक स्थान पर, झरिया, झरिया इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। झारखंड में झरिया बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध जो मैंने कि जगह ये झरिया और बोकारो, बोकारो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बात किया जाए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में हमारे कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सिंगरौली, मध्य प्रदेश के सिंगरौली। बात किया जाए उड़ीसा, 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 उड़ीसा के तलचर, तलचर, ठीक है। और उड़ीसा के तलचर। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के रानीगंज, रानीगंज। और पाया जाता है क्या बोलता है, उड़ीसा एक हो गया, इधर मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़, 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 यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यह गोंडवाना युगीन कोयला पाया जाता है। तो ये तो हम पहले बतला चुके हैं। ये याद रखना है, भारत में सबसे पहला कोयला का कारखाना रानीगंज में पाया गया है, रानीगंज में, ये पहला है, पहला, भारत का पहला, भारत, भारत का पहला, ठीक है। यानी कि पहला है, यानी कि पुराना भी होगा, पुराना, जो पहला रहेगा सबसे पुराना रहेगा, सिंपल बात है, तो भारत का पुराना, ठीक है। अगला ये बात हम जान लेते हैं, ये पुराना है, ये इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि रानीगंज में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट। इस सब पर क्या पाया जाएगा, बिटुमिनस, सब पर क्या पाया जाता है, बिटुमिनस, इस सब में क्या पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ठीक है। मैंने बिटुमिनस कोयला सब में पाया जाता है, लेकिन रानीगंज में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध मैंने की जगह कौन है, तो ये कौन है, झारखंड के झरिया, ठीक है, झारखंड के झरिया। लेकिन झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, मैंने सब झारखंड में अगर स्पेशली जगह दे, झरिया नहीं दे, धनबाद मारना है, ठीक है, धनबाद ऑप्शन में रहेगा। तो क्या झारखंड के में सबसे फेमस जगह है कोयला के लिए, कौन, कोयला के लिए, तो धनबाद और झरिया, ठीक। ये हम गोंडवाना युगीन कोयला बतला दिए, कोयला का मैंने कहाँ कहाँ से व्यापार किया जाता है ये बतला दिए। चलिए अब हम ये बात जानते हैं जो कोयला के बारे, खुद कोयला खत्म हो गया, कोयला के बारे में अगर छूट गया होगा कुछ तो मैंने मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हमको नहीं लगता है जो कोयला के बारे में कुछ हम छोड़ दिए, ठीक। अब हम जानते हैं कोयला के बाद पेट्रोलियम बतलाए थे, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, कोयला के बाद हमसे जानते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में अगर बात किया जाए, पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम को हम कहते हैं, मैंने पेट्रोलियम क्या आ जाएगा, जितना मैंने कि डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल जितना आ जाएगा सो सब होगा। ये सरसों तेल, ये सब तेल नहीं आने वाला है, ठीक है। कोयला, एक मिनट,
चलिए, तो हमको लगा जो मक्खी कैमरे पर बैठा हुआ है, तो हम मैंने उसको अथी करने के चक्कर में मोबाइल को अथी कर दिए, टेढ़ कर दिए। ठीक है, तो चलिए हम बतला रहे थे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में हम बतलाए हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो क्या क्या मतलब पेट्रोलियम में क्या आएगा, केरोसिन तेल आएगा, डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा, इत्यादि ये सब आएगा। ठीक है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है खनिज तेल। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, खनिज तेल। ठीक है, पेट्रोलियम को खनिज तेल कहा जाता है। और पेट्रोलियम के बारे में बात किया जाए तो पेट्रोलियम माने कि भारत में कहाँ पे पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के बारे में तो यह पेट्रोलियम भारत में सर्वप्रथम असम के डिगबोई में पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है। सर्वप्रथम उत्पादन डिगबोई में हुआ है, जो असम में है, असम। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम मैंने पेट्रोलियम का उत्पादन यानी खनिज तेल का उत्पादन डिगबोई में हुआ है, जो डिगबोई कहाँ है, असम में। ठीक है, और बात किया जाए जो भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन आज़ादी के बाद सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, यानी कि अब जो हो रहा है जी, भारत को जो मैप है तो यहाँ पर ये है खंभात की खाड़ी। इस खंभात की खाड़ी में, इस एरिया में, चलिए एक मिनट यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पर खंभात की खाड़ी है, तो इस एरिया में खंभात की खाड़ी में और हमारे को उत्पादन हुआ आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद तो दो जगह हमारे को उत्पादन होता है, खंभाती खाड़ी में आज़ादी के बाद। खंभात की खाड़ी, ठीक है, जो कि गुजरात में है। यहाँ पर दो जगह होता है, एक होता है ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर, और एक होता है जामनगर। ठीक है, जामनगर और एक ओंकारेश्वर। ठीक है, और जामनगर के बारे में बात किया जाए तो यह जामनगर इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जामनगर जो है तेल माने कि विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा यानी कि लंबा, सबसे लंबा, ठीक है, तेल शोधक कारखाना कौन है, तो ये है जामनगर, जो कि गुजरात में है। जामनगर जो कि गुजरात में है। और हमसे जानते हैं माने कि तेल के लिए माने पेट्रोलियम के लिए सबसे प्रसिद्ध माने कि भारत में जो कारखाना है मुंबई हाईवे, जो कि महाराष्ट्र में है। मुंबई हाईवे कहाँ पे है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये हो गया पेट्रोलियम का कारखाना। पेट्रोलियम जो भारत में उत्पादन होता है, इसके लिए एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी इसका नाम है OIL, OIL, ऑयल। ठीक है, तो बात किया जाए ऑयल के स्थापना के बारे में, तो ऑयल की स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ है। ऑयल की स्थापना के बारे में, तो ऑयल की स्थापना 1981 ईस्वी में ऑयल के स्थापना हुआ है। ऑयल में ओ से होता है ऑल, सॉरी हाँ, ऑयल, ओ से OIL, ऑल, आई से होता है इंडिया, एल से होता है लिमिटेड, LTD लिख देते हैं शॉर्ट में, ऑल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये एक सरकारी कंपनी है जो ऑयल को मैंने क्या करती है, कहाँ से मैंने निकलता है, कहाँ है, इसके लिए है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, जामनगर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुंबई हाईवे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुंबई में है, और यह मुंबई से 176 किलोमीटर आगे अंदर समुद्र के अंदर है। ठीक है, और पेट्रोलियम का माने कि यहीं पे रखता है। ठीक है, मुंबई से 176 किलोमीटर अंदर। ठीक है, इतना आपको पेट्रोलियम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बतलाते हैं पेट्रोलियम के बाद प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस, ठीक है, जैसे कि हम बतलाएं ऑयल के लिए भी एक सरकारी कारखाना है, वैसा ही प्राकृतिक गैस को निकालने के लिए भी एक सरकारी कारखाना है। ठीक है, माने सरकार की कंपनी है। ठीक है, और जिसके हम कहते हैं NTPC, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ है।
एनटीपीसी की स्थापना 1986 में हुआ है। एन से नेचुरल क्या बोलता है इसको, नेचुरल, चलिए छोड़िए, पावर कॉर्पोरेशन होगा, टी से कुछ होगा। अगला है प्राकृतिक गैस के बाद। प्राकृतिक गैस भारत में मैंने कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, प्राकृतिक गैस मैंने कि कहाँ कहाँ से निकलता है, तो इसके लिए मैंने कि भारत में प्राकृतिक गैस एक त्रिपुरा से निकलता है, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। गुजरात से भी निकलता है, गुजरात के बाद त्रिपुरा, गुजरात और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, झारखंड। और हम सब एक जानते हैं कृष्णा नदी, और जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी होती है, इसके बीच में कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बेसिन में कृष्णा एंड गोदावरी के बेसिन क्या है, तो कि मान लीजिए जी कृष्णा नदी है यहाँ, और ये गोदावरी नदी, दोनों जा करके जहाँ पे मैंने कि जहाँ दोनों का पानी जो अंदर जाती है, उसी को क्या कहेंगे, बेसिन। तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बेसिन में मिलती है। और अगला हम जान लेते हैं अंडमान निकोबार सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो इसमें अगर बात किया जाए जो प्राकृतिक गैस के लिए, तो ये प्राकृतिक गैस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये अंडमान निकोबार में बतलाते हैं आपको, जो इतना प्राकृतिक गैस है जिसको मैंने कि हम लगातार इस सब को छोड़ करके 30 वर्ष तक अगर लगातार अंडमान निकोबार से ही निकालेंगे तो क्या होगा, ये निकल जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ है, अंडमान निकोबार में। सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार अंडमान निकोबार में है, ठीक है। हम बतला रहे थे जब प्राकृतिक गैस भारत में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये सब बतला दिए थे, जो किस किस राज्य में पाया जाता है। इसमें बतलाए थे जो अंडमान निकोबार में इतना ज़्यादा प्राकृतिक गैस पाया जाता है कि भारत अगर 30 वर्षों तक क्या करे, उपयोग करे, तब पर भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और प्राकृतिक गैस के लिए एक और प्रसिद्ध जगह क्या है, मुंबई हाईवे, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई हाईवे, ठीक है, मुंबई हाईवे है, ठीक, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस पाया जाता है। तो और किसी को समझ नहीं आ रहा होगा प्राकृतिक गैस क्या होता है, जैसे एलपीजी और सीएनजी, ठीक है। प्राकृतिक गैस के बारे में बात किया जाए, प्राकृतिक गैस क्या होगा, एक होगा एलपीजी और सीएनजी, ठीक है, एलपीजी और सीएनजी। तो प्राकृतिक गैस में एलपीजी और सीएनजी होता है। तो एलपीजी के बारे में हमसे जानते हैं, जिसको हम घरेलू उपयोग में करते हैं, जैसे गैस जो है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसका उपयोग हम सब क्या करते हैं, घरेलू उत्पादन में घरेलू उत्पादन में क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, एलपीजी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और सीएनजी का उपयोग हम सब करते हैं, माने कि सीएनजी माने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, फुल फॉर्म पूछेगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और इसका सीएनजी का कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस, कभी भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोलता है, ठीक है। इसका उपयोग हम यानी कि वाहन में ईंधन के रूप में करते हैं इसको, सीएनजी गाड़ी भी चलता है, तो वाहन में ईंधन के रूप में, ठीक है, वाहन में ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं सीएनजी का। और एलपीजी का उपयोग करते हैं मैंने घरेलू उत्पादन में, घरेलू सामान बनाने के लिए, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस में बतला दिए, नॉर्मल माने प्राकृतिक गैस का एक सरकारी कंपनी है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको संरक्षण करती है, तो ये उसका नाम है एनटीपीसी, नॉर्मल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ है।
नॉर्मल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ है। और बात किया जाए ये इसी गैस के सबसे बड़ा माने गैस का माने लाइन एगो बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, और उसका नाम है हजीरा विजयपुर जमशेदपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जगदीशपुर, ये है भूमिगत गैस का माने कि लाइन, गैस लाइन, ठीक है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर भूमिगत गैस लाइन, ठीक है। गैस की लंबी लाइन है जो विश्व के सबसे लंबी है, जिसको माने कि 1700 किलोमीटर लंबा है, जो माने भारत सरकार 1700 करोड़ रुपया लगा करके बनाई है। लंबी है जिसको भारत सरकार 1700 करोड़ रुपया लगाकर बनाई है, ठीक है। यह क्या है? एशिया के विश्व के सबसे लंबी भूमिगत गैस लाइन है। विश्व के सबसे लंबी भूमिगत गैस के लिए लाइन बिछाया गया, गैस पाइपलाइन, ठीक है। ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर भूमिगत गैस पाइपलाइन, ठीक है। तो यह 1700 किलोमीटर लंबा है, जिसको 1700 करोड़ रुपया लागत लगा करके क्या किया गया है, तो बनाया गया है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा एलपीजी और सीएनजी के बारे में। एलपीजी के बारे में बात किया जाए तो इसका एलपीजी का घटक क्या है, तो मैंने एथेन ब्यूटेन प्रोपेन है, ठीक है। एथेन ब्यूटेन प्रोपेन, लेकिन सबसे मुख्य घटक है, तो ये मुख्य घटक है, सबसे मुख्य घटक तो ये है ब्यूटेन। ब्यूटेन देखा तो ठीक है ना, तो आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो एलपीजी का सबसे प्रमुख घटक क्या है, आइसोब्यूटेन, माने कि C4H10, ब्यूटेन का ही सूत्र होता है C4H10। तो ये माने कि हम बतलाए प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस माने कि भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, और इससे पहले हम बतलाए थे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम खनिज तेल भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। चलिए ये बात थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे पहले हमको ये बात बता देनी चाहिए, पेट्रोलियम के लिए माने कि खनिज तेल का संरक्षण कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। खनिज तेल का संरक्षण, खनिज का संरक्षण, जो हम मतलब पेट्रोलियम जो है खनिज तेल, इसका पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम का संरक्षण कहाँ कहाँ किया जाता है, तो 4 जगह किया जाता है पेट्रोलियम का संरक्षण। और ये मैंने ये कहाँ कहाँ, तो एक है गुजरात के जामनगर, इस सब क्या किया संरक्षण माने शुद्धिकरण किया जाता है पेट्रोलियम का, माने खनिज तेल का शुद्धिकरण। टॉपिक लिख देते हैं खनिज तेल का शुद्धिकरण। एक है गुजरात के जामनगर, जहाँ पे तेल का माने कि सबसे लंबा माने कि भंडार है, कहाँ, गुजरात के जामनगर। दूसरा में मैंने मुंबई के ट्राम्बे, ठीक है। तीसरा हम सब कहते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी के मथुरा, ठीक है। और चौथा बिहार के बरौनी। बिहार देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम सब बिहारी हैं और बिहार वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, ठीक है। तो बिहार में कहाँ पर खनिज तेल का शुद्धिकरण किया जाता है, बिहार में किया जाता है, बिहार में बरौनी में, ठीक है। अब मुंबई में ट्राम्बे में, गुजरात में जामनगर में, और उत्तर प्रदेश के मथुरा में क्या किया जाता है, तो ये खनिज तेल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये आपको
खनिज तेल के बारे में बतला है। खनिज तेल का यानी कहाँ कहाँ पे क्या किया जाता है। खनिज तेल का स्थापना एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ है? 1986 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मतलब क्या बोलता है एनटीपीसी के बाद पेट्रोलियम यानी खनिज तेल के संरक्षण के लिए जो सरकारी कंपनी ऑयल का स्थापना कब हुआ है? वो तो 1981 ईस्वी में हुआ है। इसको क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप इसको पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले एक और सुधार कर लीजिए, एक माने की मिस्टेक है, एनटीपीसी नहीं होगा, एनटीपीसी नहीं होगा, GAIL गेल होगा, ठीक है। माने कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पर होगा। इससे पहले जो माने कि एनटीपीसी लिखे थे उसका आगे यूज है, ठीक है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करते हैं। चलिए तो मैंने इतना आई हो कि आप सबको समझ में आया होगा। अब हम सब जानते हैं, हम बतलाए थे जो कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, उसके बाद हम ये बात बतलाए थे कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के बाद विद्युत के बारे में। तो विद्युत के बारे में हम जान लेते हैं, विद्युत के बारे में। तो विद्युत को मैंने और बात किया जाए तो एक होता है तापीय विद्युत ऊर्जा। एक क्या होता है? तापीय विद्युत ऊर्जा। और एक होता है तापीय विद्युत ऊर्जा। तापीय विद्युत ऊर्जा कोयला से होता है, कोयला। तापीय विद्युत ऊर्जा, तापीय विद्युत ऊर्जा मैंने यह किससे मैंने कि उत्पादन होता है तापीय विद्युत ऊर्जा, तो यह कोयला से तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है, ठीक है। एक होता है मैंने नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तापीय विद्युत ऊर्जा के संयंत्र के लिए जो सरकारी कंपनी है उसको कहते हैं एनटीपीसी, नेचुरल टेम्परेचर पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसके बारे में विशेष है नहीं, इससे मैंने कुछ पूछेगा नहीं। अगला है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, यह नाभिकीय ऊर्जा किससे बनता है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा में आता है यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम, ठीक है। यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम। यूरेनियम हम जो जानते हैं, यूरेनियम दुनिया के सबसे कीमती पदार्थ क्या है? सबसे कीमती पदार्थ, सबसे कीमती पदार्थ, दुनिया के सबसे कीमती पदार्थ क्या है? यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम के बारे में और बात किया जाए तो यूरेनियम के प्रमुख अयस्क के बारे में, अयस्क ये है पिच वलेट, ठीक है। और यह यूरेनियम भारत में यूरेनियम पाया जाता है झारखंड के सिंह भूमि के मैंने कि सिंह भूमि में, देखिए सिंह भूमि के जादूगोरा में, सिंह भूमि जादूगोरा के खदान में, ठीक है। तो यूरेनियम के लिए सबसे प्रमुख खदान कौन है? जादूगोरा का खदान, ठीक है। कहाँ है? झारखंड के सिंह भूमि जिला में, ठीक है। अगला यानी कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो यूरेनियम का उपयोग तो हम सब परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में किसका उपयोग करेंगे? परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में तो ये यूरेनियम का, ठीक है। परमाणु बम बनाने में, हाइड्रोजन बम सब जो बनता है उसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के बारे में अगर विशेष जानकारी बात जाने तो 1 ग्राम जो यूरेनियम होता है, 1 ग्राम यूरेनियम और 1 ग्राम कोयला 1 ग्राम यूरेनियम जितना ऊर्जा देगा, 1 ग्राम कोयला जितना ऊर्जा देगा और 1 ग्राम यूरेनियम उससे 1 करोड़ अधिक गुना ऊर्जा देगा, ठीक है। 1 करोड़ अधिक ऊर्जा देगा, ठीक है। जितना ऊर्जा 1 ग्राम कोयला देगा उससे 1 करोड़ अधिक गुना ऊर्जा कौन देगा? तो ये देगा 1 करोड़ गुना अधिक कोयला देगा। तो कोयला से 1 करोड़ अधिक गुना ऊर्जा देगा कौन? यूरेनियम, ठीक है। 1 ग्राम यूरेनियम, ठीक है। तो ये यूरेनियम के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम। चलिए थोरियम के बारे में बताते हैं। थोरियम के बारे में अगर बात किया जाए तो थोरियम का सबसे प्रमुख अयस्क है मोनाजाइट,
यूरेनियम के लिए सबसे प्रमुख है कौन है? थोरियम के लिए मोनाजाइट, यह थोरियम, ठीक है। थोरियम, थोरियम के लिए सबसे प्रमुख है कौन है? मोनाजाइट, ठीक है। मोनाजाइट कहाँ पे मिलता है? जैसे हम जाने झारखंड में कहाँ झारखंड के सिंगरौली में जादूगोरा के खदान में क्या मिलता है? यूरेनियम। तो मोनाजाइट मिलता है केरल के तट पर बालू के रूप में, केरल के तट पर बालू के रूप में क्या मिलता है? तो मोनाजाइट। भारत में दुनिया का 50% से अधिक, 50% से अधिक, विश्व में जितना पाया जाता है उससे 50% से अधिक कहाँ पे पाया जाता है? केवल और केवल ये क्या बोलता है, ये भारत में, और कुछ माने कि और बस कनाडा में, ठीक है। तो भारत में पाया जाता है ये मोनाजाइट। इसका आपको नाभिकीय ऊर्जा के बारे में समझ में आ गया होगा। तापीय विद्युत ऊर्जा कोयला से बनता है। चलिए अब नाभिकीय मैंने क्या बोलता है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ है इसके बारे में जान लेते हैं। नाभिकीय जिसे नाभिकीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसके नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। यह कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, माने कि इसके बारे में हम सब जान लेते हैं जो क्या कहाँ पे पाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें माने कि हम सबको ई में पढ़ने के लिए क्या मिलेगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है क्या बोलता है, महाराष्ट्र में है तारापुर में, तारापुर में क्या है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में है, जो एशिया के सबसे बड़ा माने कि एशिया के सबसे बड़ा है, ठीक है। एशिया के सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो तारापुर, एशिया के सबसे बड़ा, चलिए और होगा अगर बात किया जाए केरल के कैगा में, केरल के कैगा, ठीक है। और आगे बात किया जाए तो राजस्थान में पाया जाता है रावट भाटा, ठीक है। और अगर हम बात किया जाए और आगे गुजरात में बात किया जाए, जो गुजरात में कहाँ पे माने कि पाया जाता है? तो गुजरात में क्या बोलता है, गुजरात है। और एक और बतला जाए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में माने कि कहाँ पाया जाएगा? तो कल्पक्कम और कुडलिकुलम, दो जगह पर तमिलनाडु में पाया जाता है। एक है कल्पक्कम, एक है कुडलिकुलम, ठीक है। कल्पक्कम और एक है कुडलिकुलम, कुडनकुलम और एक है कल्पक्कम, ठीक है। कल्पक्कम और कुडनकुलम। और बात किया जाए कल्पक्कम के बारे में, तो यह माने कि भारत का स्वदेशी है। कल्पक्कम भारत का पूर्ण रूप स्वदेशी है। स्वदेशी क्या है? तो स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का एकमात्र स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो ये क्यों कौन है? तो कल्पक्कम। और ये कुडनकुलम के बारे में बात किया जाए तो भारत के सबसे नया कुडनकुलम, भारत के सबसे नया माने कि क्या है? तो भारत के सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नया जो अभी बन रहा था तो बन गया, ठीक है। फिलहाल अभी ये बन चुका है कुडनकुलम। ये क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ पे पाया जाता है ये हम आपको संपूर्ण रूप से बतला दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या विद्युत के बारे में बताया, तापीय विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बतला है। और ये नाभिकीय ऊर्जा यानी कि परमाणु बम सब बनता है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में कहाँ पे है, ठीक है, इसके बारे में बतला दिए, ठीक है। अब हम जानते हैं जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा के बारे में कुछ ज़्यादा जाना नहीं है। जल विद्युत ऊर्जा कहाँ पे बतला, यहीं पे थोड़ा इधर बतला देता है, तो इस इधर कुछ बता देंगे। जल विद्युत ऊर्जा केंद्र अगर बात किया जाए, जल विद्युत ऊर्जा केंद्र, जल विद्युत केंद्र,
जल विद्युत केंद्र। तो जल विद्युत केंद्र माने कि भारत में माने कि कहाँ है, तो यह शिव समुद्रम कर्नाटक में है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1902 में क्या बोलता है, जल विद्युत शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम का की स्थापना 1902 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ है, कर्नाटक में। ठीक है, और यह एशिया का सबसे प्रथम जल विद्युत केंद्र है। एशिया ऐसे दिखाई नहीं देगा, एशिया का प्रथम जल विद्युत केंद्र। ठीक है, लेकिन बात करें इससे भी पहले एक माने कि एशिया के इससे भी पहले माने कि शिव समुद्रम से भी पहले एक स्थापना किया गया था, वो दार्जिलिंग में किया गया था, इससे 5 वर्ष पहले माने कि 1897 में। कहाँ पे, दार्जिलिंग में 1897 में। लेकिन यह छोटा है, ठीक है, छोटा है, ये नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछेगा माने कि एशिया का प्रथम, तो ये मारना है शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम जिसके स्थापना 1902 में हुआ था, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में। एशिया का सबसे प्रथम जल विद्युत केंद्र माने कि कहाँ है, तो ये शिव समुद्रम है, जो कि शिव समुद्रम कर्नाटक में पाया जाता है। अब हम सब जान लेते हैं, एक और बात जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या बोलता है, अब हम सब राष्ट्रीय जल विद्युत केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय जल विद्युत कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय जल विद्युत कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना देखिए, इसकी स्थापना हुआ है 1975 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में। तो ये हमको रहा क्या चीज़, ताकि माने कि जितना हम गैर परंपरागत में पढ़ा है, गैर परंपरागत में तो सब है, यानी कि परंपरागत ऊर्जा में जितना हम पढ़ाए हैं, परंपरागत ऊर्जा माने कि अनवीकरणीय में ये सब है। और हम अगला माने कि वीडियो में ले आएंगे, ये अब अगला में न भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि पवन ऊर्जा में पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, और कितना किलोमीटर घंटा से यानी कि पवन चक्की को चलाने के लिए हवा की ज़रूरत है। तो मैंने इस सब के बारे में जितना है, सौर ऊर्जा, इस सब के बारे में हम बतला देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो माने कि बहुत ही मददगार साबित होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।